नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह वीडियो लाइफ साइंस के उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो इस समय एमएससी कर रहे हैं या एमएससी करने वाले हैं या एमएससी कर चुके हैं। एमएससी लाइफ साइंस की अगर हम बात करें तो लाइफ साइंस में सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे आपका बॉटनी है, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, इम्यूनोलॉजी है। आपने एमएससी में से किसी में भी कर रखी हो, आप लोग के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कहाँ कहाँ पर वैकेंसी आप लोग के लिए निकलती है। मोस्टली आप लोग के सामने जो करियर के ऑप्शन होते हैं वो अगर मैं बात करूं करियर के ऑप्शन की, तो आप या तो जॉब कर सकते हैं या फिर रिसर्च में जा सकते हैं। जॉब की अगर मैं बात करूं तो जॉब आप एकेडमिक में एकेडमिशियन या साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत सारी इंडस्ट्री है आपकी, फार्मा है, एग्रीकल्चर है, फूड की बहुत सारी इंडस्ट्री में जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी आपकी, आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। अगर मैं एकेडमिक की बात करूं तो एकेडमिक में आप लोग पीएचडी आप करते हैं, पीएचडी इंडिया में कर सकते हैं, पीएचडी आप लोग अब्रॉड में भी कर सकते हैं। दोनों का एक अलग अलग प्रोसीजर है, क्योंकि अलग अलग अब्रॉड के लिए, इंडस्ट्री के लिए और बिजनेस के लिए हम लोग अलग अलग वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप लास्ट तक ये वीडियो देखें, और एक सीरीज एक वीडियो होगी जिसमें आप लोग जो आपके जितने भी एग्जाम है, हर एक एग्जाम की अलग अलग आप लोग की एक वीडियो होगी, जिसमें आपको पूरी डिटेल उस एग्जाम के बारे में, कब फॉर्म निकलते हैं, किस तरह का एग्जाम होता है, किस लेवल से एग्जाम होता है, और प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो कुछ एग्जाम्स की मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो पीएचडी की अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, अगर हम देखते हैं तो सबसे कॉमन एग्जाम आपका सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, जो हर साल जून और दिसंबर में होता है। आज हम लोग इसी एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। एनसीबीएस, आईसीएमआर, जेएनयू, पीएचडी एंट्रेंस, निमहांस, गेट, मणिपाल यूनिवर्सिटी, एम्स, आईएससी, एनडीआरआई। और क्योंकि इस बार कुछ यूजीसी ने कुछ चेंज किया है, तो बहुत सारे एग्जाम्स को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सीएसआईआर यूजीसी नेट का ही एग्जाम देना है। उसी के बेस पे आपका पीएचडी में एंट्रेंस होने वाला है, उसी के बेस में आपका पीएचडी में एडमिशन होने वाला है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में सिर्फ हम सीएसआई यूजीसी नेट की हम बात करेंगे कि यह एग्जाम हमें क्यों देना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके एलिजिबिलिटी का ही नहीं पता होता है। बच्चा सोचता है कि अभी वो एमएससी कर रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है, वो एमएससी के बाद एलिजिबल होगा। नहीं, आप लोग जिस दिन एमएससी में एडमिशन ले लेते हैं, आप लोग उसी दिन से इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर सपोज करो आपका अगर फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरी होती है। जो 3 कैटेगरी है उसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, जेआरएफ और एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी एडमिशन। जो थर्ड कैटेगरी है ये सीएसआईआर और यूजीसी ने इसी बार इंक्लूड की है। इससे पहले थर्ड कैटेगरी नहीं थी, सिर्फ 2 ही कैटेगरी थी। यू आर द जेआरएफ, यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सीएसआईआर का एग्जाम साल में 2 बार होता है। जितनी भी ब्रांच है लाइफ साइंस की, चाहे वो बॉटनी है, चाहे जूलॉजी है, चाहे बायोकेमिस्ट्री है, चाहे माइक्रोबायोलॉजी है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, कोई सी भी ब्रांच है, आप सभी उसमें एक ही एग्जाम दे सकते हैं। वो लाइफ साइंस का एग्जाम होता है, सबका एक कॉमन एग्जाम होता है लाइफ साइंस में। क्योंकि इसका सिलेबस भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जून और दिसंबर में ये एग्जाम होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी में आपका जो जेआरएफ होता है, जेआरएफ के लिए आपकी जो एज लिमिट है, अभी बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि जेआरएफ और नेट में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट।
आ, जो नेट होता है वो एलिजिबल होता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जो जेआरएफ होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होता है। और जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको गवर्नमेंट एक फेलोशिप प्रोवाइड कराती है, एक अच्छी खासी फेलोशिप आप लोग को मिलती है। अगर मैं फेलोशिप की बात करूं, फेलोशिप से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो जेआरएफ की एज होती है वो 30 ईयर होती है, यानी 30 साल तक आप जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं जनरल कैटेगरी में। अगर आप ओबीसी, एनसीएल या एसटी है या रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर मैं इस यूजीसी नेट एग्जाम के फेलोशिप की बात करूं तो आपको लगभग 37,000 आपको मिलता है पर मंथ फर्स्ट 2 ईयर, और 37,000 प्लस 27% एचआरए को कहीं कहीं पर रिड्यूस भी किया जा सकता है, 20 तक भी जाता है। तो अप्रोक्स आपकी जो फेलोशिप होती है 44,000 के अराउंड होती है, 44-45,000 के अराउंड होती है। आपको ये फेलोशिप दो साल तक मिलती है। 2 साल के बाद आप वहां पे एसआरएफ हो जाते हैं, और यही फेलोशिप आपकी 42,000 पर मंथ होती है, प्लस आपका एचआरए होता है। लगभग ये 54-55,000 के अराउंड ये होती है। टोटल 5 साल तक आप लोगों को फेलोशिप मिलती है जब आप लोग पीएचडी करते हैं। फेलोशिप एक्टिवेट कराने के लिए आपको पीएचडी एनरोल कराना होता है। इसके अलावा 20,000 आपको कंटीजेंसी मिलती है, जिसका यूज आप लोग कहीं पे कॉन्फ्रेंस में आप लोग गए, कहीं केमिकल आपने यूज किया, इन सभी में आप लोग उसका यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट आपको 31 लाख रुपीस पूरे 5 साल में देती है जब आप लोग पीएचडी करें। 31 लाख रुपीस, 31 लाख रुपए अराउंड आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। बहुत टफ एग्जाम नहीं है, लोगों ने इसका सिर्फ एक सोच बना रखी है कि एग्जाम बहुत टफ होता है। मैं समझता हूं कि इससे जी एग्जाम कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखेंगे तो एग्जाम के पैटर्न में इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में जो आपका पेपर होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं, और आपको अटेम्प्ट 15 करने होते हैं। और ये जो मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 2 मार्क्स ईच। जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें 1/4 की होती है। 1/4 का मतलब अगर 2 मार्क्स का आपका एक गलत हो गया तो 0.5 मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो पार्ट बी में 50 क्वेश्चन होते हैं, और 50 में से आपको अटेम्प्ट 35 करने होते हैं, और 35 अटेम्प्ट मींस ये भी 2 मार्क्स ईच, यानी 70 मार्क्स का ये टोटल होता है, और 30 मार्क्स का ये होता है। यानी पार्ट ए आपका 30 मार्क्स का हो गया, और पार्ट बी आपका 70 मार्क्स का हो गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन सी, जो दिखने में बहुत टफ होता है, दिखने में, होने में टफ नहीं होता, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन की लेंथ वो थोड़ी लंबी होती है और बच्चा लेंथ को देख के घबरा जाता है। जबकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि पार्ट सी सबसे ज्यादा इजी होता है, सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ इसकी ज्यादा होती है, इसलिए ये जो पार्ट है आपको दिखने में टफ लगता है। इसका सबसे बड़ा टास्क जो होता है इसमें से 25 को सेलेक्ट करना, क्योंकि टोटल जो आवर इस पूरे पेपर को करने के लिए मिलेंगे आपको, 3 घंटे का ये पेपर होता है, और आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये होता है। तो 75 में से आपको 25 का जो सिलेक्शन है, जो अपना आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन जब आप लोग प्रॉपर तैयारी और प्रॉपर स्ट्रेटजी से चलते हैं तो इसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो सेक्शन होता है ये 4 मार्क्स ईच होता है, यानी कि अगर मैं 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो 25 क्वेश्चन में आपका पार्ट सी की अगर मैं बात करूं तो 25 को अगर आप करेंगे तो ये टोटल 100 का होगा, और 100 में यानी 30 पार्ट ए, पार्ट बी 70 और पार्ट सी 100, तो 200 का आपको अटेम्प्ट करना होगा। यानी कि 440 का अगर आप टोटल देखेंगे,
टोटल अगर आप देखेंगे तो पार्ट ए का आपका टोटल हो गया 40 मार्क्स का, और जो पार्ट बी है वो आपका हो गया 100 मार्क्स का, और जो पार्ट सी है वो आपका 300 का। यानी कि 440 में से आपको 200 का अटेम्प्ट करना होता है। और इस 200 में से भी अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आप लोगों का जो टारगेट होता है वो 120 टू 130 तक होता है, जिसपे जेआरएफ का हमेशा मतलब जेआरएफ की जो मेरिट जाती है वो 120 टू 130 चली जाती है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 110 टू 120 होता है, और अगर मैं एससी ओबीसी रिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो 100 टू 110 होता है। दैट मीन्स ये जो मैंने आप लोग को बताई है ये जेआरएफ की कैटेगरी है। अगर मैं नेट की कैटेगरी की बात करूं तो 10-10 मार्क्स आप इसमें से रिड्यूस कर लीजिए। और अब देखिए कि ये कैटेगरी तो जेआरएफ और नेट की होती है, क्योंकि जो हाईएस्ट मार्क्स पे होते हैं वो उनको जो गवर्नमेंट है वो फेलोशिप प्रोवाइड कराती है, जिनको हम जूनियर रिसर्च फेलो जिसको हम कहते हैं। तो ये इस एग्जाम का पैटर्न है, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम में इतनी चॉइस नहीं मिलती, सिर्फ हम लोग एक सोच बना लेते हैं कि एग्जाम बहुत टफ है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, जो नेक्स्ट वीडियो की सीरीज आएगी हम उसमें आपको स्ट्रेटजी भी बताएंगे। फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जून 2024 का फॉर्म निकल चुका है, और जून 2024 की जो लास्ट डेट है वो 21 मई है। 1 मई से ये एग्जाम फॉर्म निकला हुआ है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से कहूंगा कि जो इस समय चाहे वो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, जो लोग दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं वो इस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करें और एग्जाम को जरूर देखें। कम से कम आप लोग दिमाग में जब ये चीज करते हैं कि हम तो अभी दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं तो हमें जून का फॉर्म नहीं भरना है, कम से कम आप जाओगे एग्जाम का आपको पता चलेगा। अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो आप लोगों को अनुभव जरूर मिलेगा। आप लोग को क्या स्ट्रेटजी बनानी है 35 डेज की, 30 डेज की, वो स्ट्रेटजी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हर रोज आपको मैं बताता रहूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म की अगर मैं फीस की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपए 1150 रुपीज रखा गया है, और अगर मैं ओबीसी एनसीएल की बात करूं तो 600 रखा गया है, और मैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो 325 रुपए इस फॉर्म की फीस है। कैटेगरी की जो बात करी थी मैंने कि इस बार यूजीसी ने कुछ चेंज किया है कि 3 कैटेगरी, अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं तो आपकी फर्स्ट कैटेगरी होती है जेआरएफ, और जो व्यक्ति जेआरएफ है वो जेआरएफ तो है ही है, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है। जो कैटेगरी 2 में क्वालिफाई होता है वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, बट वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है और पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है। कैटेगरी 3 की अगर मैं बात करूं तो वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए ही एलिजिबल है। अगर मैं कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 की मैं बात करूं तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वाला जो स्टूडेंट है वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकता है, उसे किसी एंट्रेंस को देने की जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है वहां की यूनिवर्सिटी का। जो 70% मार्क्स हैं वो आपके नेट के होंगे और 30% जो मार्क्स होंगे वो आपके इंटरव्यू के होंगे। तो कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड वाला डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। रही फेलोशिप की बात तो वो इस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी की जो फेलोशिप होती है वो नेट बेस्ड होती है। अगर आप नेट क्वालिफाई है, भले ही आपको गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो इस यूनिवर्सिटी के लेवल पे वहां पर एज ए जेआरएफ भी अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग फेलोशिप है कि किस यूनिवर्सिटी में किस नेट क्वालिफाई कैंडिडेट को कितना फेलोशिप दी जाती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि एक सीरीज हम निकालेंगे कि इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है ये
तो एक सीरीज हम लोग निकालेंगे कि कहाँ कहाँ पे आज हमने CSIR एग्जाम की बात करी है, उसके बाद हम DVT की बात करेंगे, उसके बाद हम ICMR की बात करेंगे और अदर्स एग्जाम्स जो होने वाले एग्जाम्स हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्री की हम बात करेंगे, एकेडमिक्स में अब्रॉड में आप लोग PhD कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से पुनः एक बार अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि लाइफ साइंस वाले बच्चे इस चैनल का फायदा उठा सके। धन्यवाद।